हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी का एक और नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सब टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसी का एक और नाम होता है क्या, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, या इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। तो इसी का एक और नाम होता है हमारे पास, ठीक है, और वो नेम क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। देखो, तीनों जो नाम है ना, वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलें, या फिर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलें, या फिर हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलें। ठीक है, अब बात करते हैं ये होता क्या है। देखो, कोई भी एक एटम है, आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो, कोई भी एक एटम है, एटम की कंडीशन होनी चाहिए, वो एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड का मतलब होता है वो बिल्कुल अकेला होना चाहिए, किसी और के साथ कनेक्टेड ना हो, और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस शेल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वही होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, हम उसे आयोनाइज करना है, आयोनाइज कैसे कर सकते हैं, जब हम उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, तो जैसे हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उस पर चार्ज हो जाएगा, वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो अब हम यहाँ पे एक बार डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove most loosely held electron, और मोस्ट लूजली हेल्ड कौन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन वैलेंस शेल भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो मैंने अलग से यहाँ पे वैलेंस शेल इसलिए लिखा क्योंकि मैंने वहां पे बोल दिया है मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट लूजली हेल्ड कौन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना कि फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यहाँ पर जो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम वर्ड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कभी मिस मत करना इसकी डेफिनेशन लिखते वक्त, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो पूरी गेम चेंज हो सकती है। तो ये वर्ड जरूर यूज करना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। उसी को हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो, एक बार मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हम आईपी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आईपी को अफेक्ट करते हैं। देन हम पढ़ेंगे कि जो आईपी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, मतलब वो एलोंगा पीरियड कैसे कम या ज्यादा होता है, या डाउन ग्रुप वो कैसे कम या ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से मैं दिखाना चाहूँ कि लेट से एक मेटल है हमारे पास। ठीक है, ये मेटल किस में है, गैसियस स्टेट में, और इसे हमने क्या दी, एनर्जी दी। जैसे ही हमने इसको एनर्जी दी, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया और आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारी एनर्जी होगी यही हमारी कहलाएगी आईपी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो इसको भी अच्छे से समझते हैं।
देखो दो तरह के प्रोसेस होते हैं एनर्जी रिलीज या गेन के बेसिस पे, कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है रिलीज, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक ऐसा प्रोसेस या रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, गेन होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। देखो इसकी अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। सो अगर कोई एटम है और उसको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब वो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो एनर्जी गेन हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ? अच्छा, थर्मोडायनामिक्स में एक टर्म होती है डेल एच, इसका मतलब होता है चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। देखो अगर कोई चीज एनर्जी गेन कर रही है, लेट्स से मेरी एनर्जी इस समय कितनी है, 100 जूल है, और मैं बाहर से एनर्जी गेन कर रहा हूँ, ठीक है, 20 जूल की एनर्जी मैंने गेन कर ली बाहर से, तो अब मेरी एनर्जी कितनी होगी, 120 जूल की, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि एनर्जी में कितना चेंज आया है, तो एनर्जी मेरी बढ़ी है ना, इंक्रीज हुई है, तो डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सिमिलरली ये भी एक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल एच की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, डेल एच विल बी पॉजिटिव, डेल एच विल बी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्योंकि ये एक एनर्जी है तो इसकी यूनिट्स भी होंगी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, इसकी ढेर सारी यूनिट हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी होता है, ठीक है, किलो जूल पर मोल भी हो सकती है, या फिर हम इसको किलो कैलोरी पर मोल भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या होती हैं, आईपी की यूनिट्स होती हैं। सो इतना क्लियर हुआ। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर हमें किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही होती है आईपी, ठीक है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो डेल एच विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल। सो इतना क्लियर हो गया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, जैसे दो आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझते चलते हैं। लाइक दो आइसोटॉप है हमारे पास, एक है कार्बन 12 और एक है हमारे पास कार्बन 14, C12 एंड C14, ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आइसोटॉप्स की जो आईपी होती है क्या वो सेम होती है क्या, या वो डिफरेंट होती है, जैसे कार्बन 12 है, हर एक एलिमेंट की आईपी अलग अलग होती है, तो जैसे एलिमेंट की आईपी अलग अलग होती है ना, क्या आइसोटॉप्स की आईपी भी अलग अलग होती है, ठीक है, C12 और C14 की आईपी अलग अलग होगी या सेम होगी। तो आंसर हमेशा ध्यान रखना है कि आइसोटॉप्स की आईपी जो होती है वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि देखो आईपी किस चीज पे डिपेंड कर रही है ना, आईपी डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब C12 और C14 इन पे न्यूक्लियर चार्ज तो बराबर ही होता है ना, इस पे भी 6 प्रोटॉन होंगे, इस पे भी 6 प्रोटॉन होंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इनके पास न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा, डेट्स व्हाई इनकी आईपी भी क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो जब हम आईपी की बात करते हैं ना, तो एक टॉपिक बहुत सुनने देखने के लिए मिलता है, वो है सक्सेसिव आईपी। सक्सेसिव आईपी, ठीक है, सक्सेसिव आईपी क्या होती है? देखो सक्सेसिव आईपी क्या होती है, एग्जांपल से समझते हैं। लेट से सोडियम है, सोडियम को हम क्या लिखते हैं, सोडियम को हम लिखते हैं 281। अब सोडियम से अगर हमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, उसको हम बोलेंगे IP1, उसको हम क्या बोलेंगे, IP1। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा, इन 8 में से एक हो जाएगा। तो इन 8 में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो IP2 बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब 7 बचे, अब इन 7 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जितनी एनर्जी चाहिए वो IP3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से चलेंगे। सो अगर हमें यहाँ पे आईपी को डिफाइन करना है, सो वी कैन इजिली डिफाइन आईपी हियर, कैसे, सक्सेसिव आईपी, सॉरी, सक्सेसिव आईपी क्या हो जाएगी कि amount of energy required to remove, ठीक है। अब यहां पर हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसी को हम बोलते हैं, इज कॉल्ड
सक्सेसिव आईपी इज कॉल्ड सक्सेसिव आईपी, उसी को हम बोलेंगे सक्सेसिव आईपी। इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है हमारे पास। अब देखो क्या हो रहा है ना, मेटल ने क्या किया, एनर्जी गेन करी। अब जैसे ही मेटल ने एनर्जी गेन की, ये मेटल प्लस में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो अब ये जो एनर्जी होगी ये हमारी कहलाएगी IP1। लेकिन अब अगेन ये M प्लस है, अब इस M प्लस को हम फिर से एनर्जी दे रहे हैं और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं M2 प्लस में, और फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया है ना, तो ये कहलाएगी IP2। सिमिलरली अगर हम फिर से इसको एनर्जी दे रहे हैं, M2 प्लस को एनर्जी दी और इसने एक और इलेक्ट्रॉन लॉस किया एंड कन्वर्ट हो गया M3 प्लस में, तो ये कहलाएगी हमारी IP3। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। IP1 क्या होती है, IP2 क्या होती है, IP3 क्या होती है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा IP क्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें ऑर्डर पूछा जाए, लेट्स से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल में तो इतना डीप में क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें वहां बन सकता है ना, और बना भी है कि अगर हम सक्सेसिव आईपी की बात करें, जैसे ये IP1 हो गया, IP2 होगी, IP3 होगी, इनका अगर हमें ऑर्डर दे दें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, या सिंपल जनरली ऑर्डर पूछें, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि कौन सी आईपी ज्यादा होती है तो ये सारी आईपी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि IP1 ज्यादा होती है, IP2 ज्यादा होती है, IP3 ज्यादा होती है, सो कौन ज्यादा होगी, ठीक है। देखो अगर इनका ऑर्डर कोई पूछता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो IP3 होगी, लेट्स से 3 आईपी की हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने 3 आईपी की बात की है। देखो IP1, IP2, IP3, हम IP4 भी ले सकते हैं, IP5 भी ले सकते हैं, बट समझने के लिए सिर्फ 3 ही काफी है ना। अगर हम IP1, IP2, IP3 की बात करें, सो IP3 जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड ना, सो IP3 की वैल्यू ज्यादा होती है, देन IP2 की वैल्यू होती है, और सबसे कम होती है IP1 की। इसे देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम। खुद सोचो कि लेट से एक एटम है हमारे पास, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है। अब IP1 क्या होती है कि सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अब सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, तो न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस उस पर थोड़ा कम होगा बाकी सबके कंपैरिजन में, है ना, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है, डेट्स व्हाई IP कम है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर होगा, ऑब्वियसली बात है, उस पर न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस पहले वाले कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होगा, तो अब हमें थोड़ी और ज्यादा एनर्जी चाहिए। फिर जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, उस पर न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस और ज्यादा होगा, तो हमें और एनर्जी चाहिए, ठीक है। देखो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके बाद ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम ले लेते हैं। सोडियम क्या होता है, 281, 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये लिया हमने सोडियम, ये इसकी फर्स्ट शेल हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये इसकी दूसरी शेल हो गई, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, और ये इसकी थर्ड शेल हो गई। और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ये। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आपको क्या करना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी, हमारी IP1 होगी, और इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी क्योंकि न्यूक्लियस से ये काफी दूर है ना, तो न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस इस पे कम है, तो हम इसे इजिली रिमूव कर सकते हैं कम एनर्जी के साथ। लेकिन जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो सिनेरियो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हट गया यहाँ से, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली शेल भी डिसअपियर हो जाएगी। अब कुछ सोडियम इस तरह से हो गया, अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा बन चुका है Na+, ठीक है, ये हमारा क्या बन चुका है Na+। वेट अ सेकंड, थोड़ा सा लैपटॉप हैंग हो रहा है। चलो तब तक मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब शेल डिसअपियर होगी, अब जो
अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब हमें सेकंड शेल से निकालना है। तो अब वो सेकंड शेल क्या है? सेकंड शेल हमारी क्या है? न्यूक्लियस के पास है। तो अब हो गया, देखो मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी Ip2। अब ऑब्वियसली बात है Ip2 की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, Ip2 की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? Ip1 से। क्यों? क्योंकि अब न्यूक्लियस के पास है वो, अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब सपोज करो, थर्ड केस भी एज्यूम करते हैं, सपोज कर लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया। तो अब आपके पास क्या सिनेरियो बचता है? अब अगर एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया तो अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले ये न्यूक्लियस 8 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पे पावर इन्फ्लुएंस, अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा था। अब सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली बात है कि अब उन पे इन्फ्लुएंस उसका बढ़ गया होगा। देखो पहले क्या था, पहले मान लो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक जो है वो 8 बच्चों में हम बांट रहे थे। अब एक बच्चा कम हो गया, तो अब 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक 7 बच्चों में बांटनी है, तो ऑब्वियसली बात है अब 7 को थोड़ी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मिलेगी थोड़ी, है ना, 8 वाले हिस्से की। सिमिलर केस है कि पहले न्यूक्लियस बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पे इन्फ्लुएंस दिखा रहा था, अब 7 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब हर एक पे इन्फ्लुएंस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अगर अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें Ip3 की वैल्यू और ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि Ip3 ज्यादा होती है, फिर Ip2 और सबसे कम होती है Ip1। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है Ip का। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, Ip क्लियर हो गई होगी कि Ip क्या होती है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो Ip को अफेक्ट करते हैं। सो शुरू करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग Ip, फैक्टर्स अफेक्टिंग Ip मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर की अगर हम बच्चों बात करें तो पहला फैक्टर हो जाएगा हमारे पास एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज। अब देखो एटॉमिक साइज जो होगा वो हमेशा ध्यान रखना। अच्छा एग्जांपल समझते हैं, अगर किसी का साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी कम चाहिए, ज्यादा चाहिए? कम चाहिए। ठीक है, क्यों? देखो दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ये है, एक एटम ये है और एक एटम ये है हमारे पास। तो अब दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा एनर्जी किससे चाहिए हमें? किससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए? ऑब्वियसली बात है छोटे वाले से। क्यों? क्योंकि जब साइज छोटा है तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास होगी, तो न्यूक्लियस उसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा, तो न्यूक्लियस के होते हुए इलेक्ट्रॉन निकालना वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब साइज जब बड़ा होगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल चलेगी दूर, अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वहां से हमें उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी थोड़ी कम चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना एटॉमिक साइज इनवर्सली होता है किसके? Ip के। ठीक है, Ip बोले IE बोले एक ही बात है। ठीक है, तीनों नाम एक ही चीज को डिनोट करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, Ip इज इनवर्सली टू एटॉमिक साइज। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फर्स्ट ग्रुप है ये, तो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप में डाउन अ ग्रुप बात करूं, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो Ip क्या हो जाएगी? Ip डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा Ip लिथियम की होगी यहाँ पर, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, देन सीजियम की। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट फैक्टर जो Ip को अफेक्ट करता है वो क्या होता है? एटॉमिक साइज। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। तो बच्चों सेकंड फैक्टर जो होता है वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो आई होप आपने वो लेक्चर सुना होगा, देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना, उसमें आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है और कैसे हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट या जेड इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है नेट रिपल्शन। दो वर्ड में अगर हम बात करें कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है नेट रिपल्शन। अब नेट रिपल्शन क्या होता है? देखो अगर मैं बोलूं स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इंक्रीज हो रहा है? नेट रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है। और अगर नेट रिपल्शन इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे दूसरे को, साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। इस तरह से समझते हैं, जैसे
10 लोग हैं और 10 लोग ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सर्कल में इस तरह से खड़े हुए हैं। अब सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं कि थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, उधर वाला बोल रहा है इधर वालों को थोड़ा पीछे जाओ, तो साइज क्या हो जाएगा उस सर्कल का, बढ़ जाएगा। सिमिलरली किसी भी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो साइज क्या होता है वैलेंस शेल का, बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, और अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आईपी डिक्रीज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली होता है किसके, आईपी के। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा तो आईपी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इनवर्सली होते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड फैक्टर पे जो कि है जेड इफेक्ट। तो देखो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जेड इफेक्ट क्या होता है। जेड इफेक्ट का मतलब होता है नेट अट्रैक्शन। जेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, नेट अट्रैक्शन। तो चेक करते हैं कि जेड इफेक्ट के बढ़ने से आईपी कम होती है या ज्यादा होती है। सो अगर मैं बोलूं बच्चों की जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ने का मतलब क्या होता है, नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है, नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और अगर नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पास बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वैलेंस शेल का साइज क्या होगा, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, तो एटॉमिक साइज भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जेड इफेक्ट जब बढ़ता है तो एटॉमिक साइज कम हो जाता है, और अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो आईपी ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आईपी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों एरो ऊपर की तरफ है, इट मींस कि जो जेड इफेक्ट है वो डायरेक्टली है किसके, आईपी के। अगर जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो आईपी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया कि कैसे आईपी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। रीजन क्या होते हैं, इसके अलावा हम दो फैक्टर्स की और बात करेंगे। एक हमारा हो जाएगा फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ फैक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो देखो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होते हैं तो साइज छोटा होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो साइज क्या होता है, साइज छोटा होता जाएगा, और अगर साइज छोटा होता जाएगा तो आईपी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आईपी के। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूं तो लेट से अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं आपको बोलता हूं mg प्लस और mg2 प्लस। आप ये बताओ कि इन तीनों में से किसकी आईपी ज्यादा होगी, ऑर्डर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी आईपी भी ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, mg2 प्लस की सबसे ज्यादा और देन सबसे कम mg की हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक और फैक्टर अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो इसको अब आप लोग बताओ, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन होंगे तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो आईपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो इनवर्सली है किसका, आईपी का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आईपी का। तो ये चीज कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूं O माइनस O2 माइनस, आपको बताना है आईपी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आईपी। तो अगर यहाँ पर ऑर्डर चेक करना है तो जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसका आईपी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ऑर्डर हमारा ये होने वाला है। सो आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स आईपी को अफेक्ट करते हैं ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चलो नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, इसी में सिक्स्थ फैक्टर की, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। फैक्टर है स्टेबिलिटी। फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी।
देखो हमें जनरली पता है कि एलिमेंट्स कब स्टेबल होते हैं, जब उनकी ऑक्टेट या डुएट कंप्लीट होती है, या हम बोल सकते हैं कि अगर उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उनके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। बट इसके अलावा स्टेबल होने का एक और तरीका भी होता है, ठीक है। देखो स्टेबल होने का और तरीका क्या है। स्टेबल होने का तरीका है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अगर वो शो करते हैं, मतलब उनकी जो बैलेंस शेल है वो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है, तो उस केस में वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं। देखो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ना हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक टॉपिक में कवर किया था, जहां पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक पढ़ा था। वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कोई कब शो करता है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो जैसे 4 सबशेल होती है हमारे पास, एस पी डी एफ, ठीक है। एस में की अगर हम बात करें, अगर एस फुलफिल्ड होगा तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। बट अगर ये हाफ फिल्ड होंगे तो एस में 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा ध्यान रखना है या तो ऑक्टेट डुएट कंप्लीट हो या फिर ये फुलफिल्ड हाफ फिल्ड हो। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो होती है ना, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वो 3 ही केस में होती है, या तो फुलफिल्ड हो, या फिर फुलफिल्ड हाफ फिल्ड हो, या फिर हाफ फिल्ड हो। देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको डिटेल में समझना है ना क्या होते हैं ये फुलफिल्ड हाफ फिल्ड, तो वहां पे मैंने स्टेबिलिटी के बारे में डिटेल में अच्छे से समझाया है कि कौन कब ज्यादा स्टेबल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा। तो प्लीज एक बार वो वीडियो जरूर जाके देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की प्लेलिस्ट में वहां पे आपको मिलेगी, और वहां पे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है, ठीक है। चलो हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, टॉपिक की स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं क्वेश्चन की फॉर्म में समझाऊं ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं उसी की फॉर्म में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल्दो, मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है। ऑल्दो द साइज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, साइज ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ठीक है, रेदर देन आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ऑक्सीजन, वाई। देखो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखो अभी हमने क्या बोला था कि अगर साइज बढ़ता है तो आईपी डिक्रीज होगी। तो हमें देखो पता है, अगर हम ऐसे लिखते हैं लिथियम, ठीक है, मैं अलोंग पीरियड चल रहा हूं, सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन और नियोन, मैं इस तरह जा रहा हूं। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, तो सबको पता होगा कि एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज अगर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा तो आईपी क्या होगी, आईपी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना छोटा साइज उसकी आईपी उतनी ज्यादा। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन का साइज तो ऑक्सीजन से बड़ा होता है, नाइट्रोजन का साइज जो है वो ऑक्सीजन से बड़ा होता है, तो नाइट्रोजन की आईपी तो कम होनी चाहिए, राइट। देखो भाई जब नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन की आईपी कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की आईपी ज्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, आईपी भी नाइट्रोजन की ही ज्यादा होती है। क्यों? देखो क्वेश्चन समझना पहले डीप में। नाइट्रोजन का साइज बड़ा है तो उसकी आईपी कम होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की आईपी भी ज्यादा होती है। इसका रीजन हम समझते हैं, ठीक है। देखो इसका रीजन छिपा है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आई होप आपको आपने अभी तक देख लिया होगा वीडियो पॉज करके उस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कैसे हम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चेक करते हैं। देखो नाइट्रोजन लिखेंगे और इधर हम लिखेंगे ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p3, और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p4। जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसको हम चेक करेंगे, ठीक है, ये सेकंड शेल है। तो यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है s जो है वो फुलफिल्ड है, s क्या है, फुलफिल्ड है। और p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो p में जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो p क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है। देखो अभी मैंने बोला था यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड, p में 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड, d में 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड और f में 14 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड। s में 1 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड, हाफ कर दो इसका, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन, देखो सेकंड ये S वाला फुलफिल्ड है, P वाला हाफ फिल्ड है, और यहाँ पर S जो है वो क्या है, फुलफिल्ड है, बट P तो ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुलफिल्ड है। अब ना तो 3 है ना ही 6 है, ना ही हाफ फिल्ड है ना ही फुलफिल्ड है। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो होता है ना वो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड होने की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। क्या शो करता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। अब आप खुद ही बताओ कि अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है, खुद को स्टेबल दिखा रहा है, स्टेबल मान रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन निकालने इजी रहेंगे? नहीं होगा। ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कर रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी टास्क बिल्कुल नहीं होगा, हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब हमारी आईपी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा सेकंड पीरियड क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो अगर मैं फर्स्ट आईपी की बात करूं ना, IP1 क्या होगी, मतलब इन सबका बैलेंस शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आईपी की वैल्यू क्या होगी। सो लिथियम सबसे कम होता है, देन बोरोन, देन बेरिलियम, ठीक है, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियोन, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोरोन और बेरिलियम में भी सेम केस हो जाता है, इसलिए इनकी पोजीशन भी इंटरचेंज हो गई। सिमिलरली कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशन इंटरचेंज हो गई। बट ध्यान रखना, कभी कभी ऑर्डर सेकंड पूछते हैं। देखो ये तो IP1 का ऑर्डर है, अब एक एक इलेक्ट्रॉन सब ने लॉस कर दिए, अब सब सब पे एक एक पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। ठीक है, अब अगर हमें इनसे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो कहलाएगी IP2। तो IP2 का ऑर्डर हमारा कुछ इस तरह से होता है, बेरिलियम सबसे कम, देन कार्बन, देन बोरोन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नियोन, और सबसे ज्यादा हो जाएगा लिथियम। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जब एक एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे तो सबकी कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, इस वजह से सेकंड आईपी की वैल्यू सबके लिए क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, हर एक आईपी का ऑर्डर सेम नहीं होता है, इतना ध्यान रहेगा। तो अगर कोई पूछता है कि साइज ऑफ नाइट्रोजन रेदर देन आईपी भी नाइट्रोजन की ही ज्यादा होती है, व्हाई? तो ड्यू टू नाइट्रोजन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट हैज आउटरमोस्ट 2s फुलफिल्ड एंड 2p हाफ फिल्ड सबशेल। ठीक है, ड्यू टू विच इट गेट्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और देयरफॉर ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नाइट्रोजन रिक्वायर्स a large amount of energy for the removal of electron from its valence shell. That's why the IP of nitrogen is greater than oxygen. ठीक है, इंग्लिश ऊपर नीचे हो गई हो तो माफ कर देना, रीजन यही है। ठीक है, तो हमने अभी तक आईपी के बारे में समझा है, आईपी क्या होती है, हमने ये देखा है कि कौन कौन से फैक्टर्स आईपी को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि आईपी की पीरियोडिसिटी क्या होती है, कि कैसे किसी पीरियड या कैसे किसी ग्रुप में आईपी कम या ज्यादा होती है। ठीक है, सो अब हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी ऑफ आईपी। पीरियोडिसिटी ऑफ आईपी, आईपी कैसे किसी पीरियड में कम या ज्यादा होती है, कैसे किसी ग्रुप में। तो सबसे पहले हम पीरियड की बात कर लेते हैं कि किसी पीरियड में आईपी कैसे कम या ज्यादा होती है। देखो अभी तो हमने, देखो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे हमने ये लिखा है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये तो एटॉमिक नंबर वाइज लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम आईपी की बात करें तो आईपी लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज बोलते हैं ना, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, नहीं डिक्रीज होगा, है ना। एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। जिसने इंक्रीज ही समझा मतलब नींद में। एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का मतलब है आईपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट ध्यान रखना है आईपी रेगुलरली इंक्रीज नहीं होती है, इरेगुलरली इंक्रीज होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, आईपी इंक्रीजेज इरेगुलरली। आईपी जो होती है वो इरेगुलरली इंक्रीज होती है, मतलब बीच बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, वही चीज है। तो ऑर्डर में ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किसी ग्रुप में क्या लफड़े हो जाते हैं। ठीक है, इन अ ग्रुप, थोड़ा डल पेन आ गया, कोई बात नहीं, दिख तो रहा होगा, है ना। तो हम बात करते हैं इन अ ग्रुप, कि किसी ग्रुप में क्या होता है। देखो जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, लेट्स से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ठीक है, जब हम डाउन अ ग्रुप आते हैं,
तो डाउन अ ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली बात है आईपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, आईपी जो होती है वो नीचे आते वक्त क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ध्यान, अच्छा आईपी किस चीज पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे। और याद करो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस की थी कि जो क्या था, की थी नहीं किया था, कि जो लास्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं ना हर एक ग्रुप के, ठीक है, उनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है, एटॉमिक साइज होता है, वो नियरली क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से थे हमारे पास, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है, या बेरियम, रेडियम, इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, इस तरह से इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, सेम। तो इनकी आईपी भी क्या हो जाएगी, सेम। तो अगर कोई पूछता है इनकी आईपी सेम क्यों होती है, तो क्योंकि इनका एटॉमिक साइज सेम होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड ग्रुप होता है, 13 ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो आईपी होती है गैलियम की, ठीक है, गैलियम की जो आईपी होती है वो थोड़ी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। ठीक है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सो ये ध्यान रखना है। सो आई होप बच्चों की ये टॉपिक आईपी का कंप्लीट कवर किया है। इससे बाहर आईपी में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सारे कॉन्सेप्ट आईपी के यही हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्कूल पर्पज से या फिर चाहे कॉम्पिटिशन पर्पज से बोले तो आपको यही कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखने हैं। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आईपी क्या होती है, ठीक है, किस किस चीज पे डिपेंड करती है, सक्सेसिव आईपी क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, कौन कौन से फैक्टर्स आईपी को अफेक्ट करते हैं, और इसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके अपने चैनल को। थैंक यू।